तो राम किसी की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। सभी मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, क्रिश्चियन भी हमारे हैं। ये बातें करने से तो अच्छी बात नहीं होगी। एक सामान्य वातावरण दुष्कर होगा, कठिन होगा, समस्याग्रस्त होगा कि चलिए कोई बात नहीं है, फलां चीज़ तो हो रही है, मंदिर तो बन रहा है, बच्चा भूखा मर रहा है, कोई बात नहीं है, स्कूल नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, कोरोना में परिवार के लोग मर गए, कोई बात नहीं है। मैं बाकायदा ऐसे लोगों से मिल के आई हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने कहा कि 500 रुपये का लीटर का हम खरीद लेंगे तेल, जिन्होंने बोला कि घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लेकर आएंगे उनको। आप कुछ एक तबका है बीजेपी के, कुछ एक युवा जो इस तरीके का बयान कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो है इस चीज़ से कोई उसका फ़र्क पड़ेगा। मंदिर आप बनाएं, अच्छी बात है, मस्जिद बनाएं, अच्छी बात है, हर धर्म का हर आप वो बनाएं, लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो दूसरी लहर आई, 40-40 हज़ार रुपये की ऑक्सीजन लखीमपुर में लोगों ने खरीदी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवा नहीं थी, नर्सिंग होम बंद थे, लोग मर रहे थे। उस समय कोई जनप्रतिनिधि सत्तारूढ़ दल का दिखाई नहीं पड़ा। अस्पताल में पानी भरा हुआ है, अस्पताल में डॉक्टरों का चलना मुश्किल है। ये रियलिटी, ये फैक्ट है कि अब जनता चुनाव लड़ रही है। किसी भी तरह के पॉलिटिकल रैंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आदमी वही करेगा जो उसको ठीक लगेगा, उसके लिए ठीक होगा, उसके शहर के लिए ठीक होगा, उसकी फैमिली के लिए ठीक होगा, उसके मुल्क के लिए ठीक होगा। बार बार जिस बात को सुन रही हूँ वो ये कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। और ये बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक महफिल में सुनी हो, दूसरी जगह सुनी हो, हर तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ये जनता चुनाव लड़ रही है। अभी भी लोग जान रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। ये मेन व्यक्ति की जो है ज़रूरत है। इसके पर अगर हट के कोई करेगा तो वो उसके अनावश्यक है उसके लिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लखीमपुर ज़िले से आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां चुनावी जो मौसम है उसमें यहां तापमान किस हद तक पहुंचा हुआ है। बहुत जल्द यहां चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए जो हलचल है वो नज़र आ रही है। कभी अखिलेश यादव की रैली, तो कभी नरेंद्र मोदी, कभी योगी आदित्यनाथ, सब आके गुजर के जा रहे हैं या आने वाले हैं। तो फिलहाल जिस तरह से की पूरी तस्वीर जो नज़र आ रही है वो ये कि 8 सीटों पर पूरे के पूरे पे भगवा झंडा लहराया पिछली बार, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर कितनी अलग होगी, 8 में से कितना नुकसान भाजपा को हो सकता है, किसानों का मुद्दा किस हद तक यहाँ हावी रहेगा, इसके अलावा स्थानीय मुद्दे क्या हैं लखीमपुर के, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे लखीमपुर के ज़रिए कि जो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, क्या वहाँ का जो हालचाल है, वहाँ की जो एक तरह से हवा है, जो मर्ज़ी है लोगों की, वो लखीमपुर से क्या हम जान पाएंगे। लखीमपुर की कई ख़ास बात हैं। यहाँ पर भी जो हम जिस हॉल में खड़े हुए हैं ये विलोबी मेमोरियल हॉल कहा जाता है और उससे पहले आप देखेंगे तो नसीरुद्दीन भवन भी लिखा हुआ है और इसके पीछे की भी एक कहानी है। बड़ा खूबसूरत सा ये हॉल है, इसके पीछे की कहानी भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हॉल किस लिए जाना गया, इसकी तारीख़ क्या है, इतिहास क्या है, फिर चुनाव पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर। सबसे पहले डॉक्टर मेहताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हैं, यहाँ शहर के जाने माने व्यक्ति हैं। उनसे पहले इतिहास में जान लेती हूँ, फिर बाकी लोगों से आपका परिचय कराऊंगी। मेहताब साहब, मुझे सबसे पहले बताइए, हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये ऐतिहासिक जगह है, क्या इतिहास है यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आई वुड लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू कि आप लखीमपुर के ज़मीन पर आई और यहाँ पे एक अच्छा लोगों के इंटरनल फीलिंग्स का रिप्रेजेंटेशन ले रही हैं। दिस इज़ रियली मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर। खुशी की बात है हमारे लिए, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी यहाँ पे हैं सबके लिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल स्टडी तो नहीं की है, बट एज़ फार एज़ माई नॉलेज कि एक मिस्टर यहाँ पे कोई बिलोबी डीएम थे, तो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें मिस्टर नसरुद्दीन थे, उन्होंने उनकी किलिंग की थी और किलिंग करने के बाद वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ आज़ादी की लड़ाई। उसमें उनको पनिशमेंट भी मिला था, डेथ पनिशमेंट भी मिला था। ही वाज द टेररिस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट फॉर अस ही वाज द फ्रीडम फाइटर। तो जो अंग्रेज़ थे उनके लिए वो आतंकवादी थे और भारतीयों के लिए वो स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने जो विलोबी आप बता रहे हैं उस वक्त में मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। 1929 में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट में उस समय यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे बिलोबी, और 3 युवकों ने एक योजना बनाई, नसीरुद्दीन, मसरूर और बशीर ने, कि आज़ादी की लड़ाई में कोई बड़ी चीज़ की जाए। यहीं शहर के ही रहने वाले थे तीनों, ये मोहल्ला थरबनगंज है बगल में कुछ कदम पे।
और उन लोगों ने योजना बनाई और तलवार ले जाकर डीएम के आवास पर पहुँचे और उनका सर काट दिया। सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। और उन्हीं बिलोबी की याद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिलोबी मेमोरियल 1930 में बनाया और उन तीनों लोगों को, नसीरुद्दीन को, बशीर को और मासूक को फांसी दी गई और तीनों फांसी के पंधे पर चढ़े। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने डिमांड की कि भाई अगर बिलोबी मेमोरियल है तो गुलामी का प्रतीक है, तो इसको उनके नाम से मेमोरियल बनाया जाए जिन्होंने बिलोबी को मारा, आज़ादी की लड़ाई में एक अंग्रेज़ हुकूमत के आदमी को ख़त्म किया। तो फिर ये हुआ कि इसको नसीरुद्दीन शाह भवन कर दिया जाए। तो केवल वो पेंट है, कुछ नहीं। कागज़ पे जो ये ट्रस्ट है उसका नाम बिलोबी मेमोरियल ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष खुद डीएम है और इसका सेक्रेटरी एक अजय आगा जी हैं, जो यहाँ के पुराने एक वकील हुआ करते थे। उनकी डेथ के बाद उनका पोता आजकल उसका सेक्रेटरी है। तो कागज़ पे आज भी ये बिलोबी मेमोरियल है, जबकि देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन उन तीनों के नाम से अभी इस भवन का नाम चेंज नहीं हुआ। और आज़ादी का महोत्सव चल रहा है, 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। और मैं, चूँकि मुझे पता है मेरे नाना जी जनपद के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, 17 साल आज़ादी की लड़ाई में जेल में रहे हैं और मैं वहीं पैदा हुआ हूँ। ये अफसोस की बात है कि उन तीनों के नाम से इस भवन का नाम होना चाहिए, ट्रस्ट को चेंज होना चाहिए और जो उसमें वैधानिक अड़चने हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो जब आप आते हैं स्थानीय जगहों पर तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया जो सब कुछ ये बताता है कि सिर्फ योगी, मोदी, अखिलेश, राहुल गांधी यही मिलके तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। जब आप ज़िला स्तर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी राष्ट्रीय ही मुद्दे हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर इतिहास है, एक ही ऐसी ही ऐतिहासिक जगह पर हम खड़े हुए हैं। और जब आपको एक तरह का इतिहास जो कि आपने किताबों में पढ़ा, दूसरी तरह का इतिहास जो आपको आरएसएस बताने की कोशिश कर रहा है, एक तीसरा इतिहास भी है जो आम लोगों की भाषा, आम लोगों की कहानियों में मिलता है, तो वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं स्थानीय जगहों पर। और अब आपको मेहमानों से मैं मिलवा देती हूँ। हमारे साथ NK मिश्रा जी हैं, जो यहाँ के जाने माने पत्रकार हैं, टीवी चैनलों पर आप अक्सर उन्हें देखते रहते हैं। अभी आपकी जो बातचीत आपने सुनी डॉक्टर मेहताब खान की बातचीत थी। इसके अलावा अब असद रशीद साहब हैं हमारे साथ, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ VK सिंह जी मौजूद हैं, पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। रितेश जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ शारिक खान भी मौजूद हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, उनका भी स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ शारिक, अब आपकी तरफ मैं आती हूँ, ये बताइए कि अगर आप अपने ज़िले को लगातार कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, पिछले चुनाव और इस चुनाव में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, पिछले चुनाव से और इस बार काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। हम लोग कई बार फील्ड में भी जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें तो हम लोग को दिखाई पड़ रही हैं। पिछले जो चुनाव थे, चाहे वो लोकसभा का हो या उससे पहले विधानसभा का रहा हो, तो एक लहर दिखाई पड़ रही थी, ख़ास तौर पे बीजेपी की। अब चूँकि लोग महंगाई से परेशान हैं, तमाम कोरोना में बहुत सारे लोग परेशान हुए, तो तमाम चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और एक जो लहर हुआ करती थी वो डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ जा चुकी है। तो तमाम सारे मुद्दे, चूँकि लखीमपुर काफ़ी जो है परेशान हाल ज़िला है, उसमें तमाम सारी चीज़ें भी रहती हैं, चाहे एजुकेशन की बात हो या मेडिकल की बात हो या व्यापार की हम बात करें, तो तमाम सारी चीज़ें लगातार बदल रही हैं। और ज़ाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी के 8 विधायक थे, बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जो एक नज़ीर बन सके। परेशानी जो एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, वो वहीं पर खड़ा हुआ है। NK मिश्रा जी, मुझे बताइए कि अभी तो बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि हमें विकास के नाम पे वोट दीजिए। अभी मैंने पिछले पूरे महीने का जायज़ा आप ले लीजिए, मुझे किसी भी याद नहीं पड़ता कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दोनों को मिला लें आप, या इसके अलावा जो उनके छोटे नेता हैं उनको भी मिला लें, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने विकास का ये काम किया इसलिए आप हमें वोट दीजिए। वो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, आप हमें लेकर आइए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने काशी में कॉरिडोर बना दिया, हम मथुरा की भी हम बात करेंगे, हमने अयोध्या बनवा दिया। तो इसका मतलब क्या, आप मतलब क्या निकालते हैं, क्यों ये यही एजेंडा चल रहा है? इनके पास कोई एजेंडा प्रभावी है नहीं। इनका सबसे बड़ा एजेंडा राम मंदिर था, जो राम मंदिर निर्मित हो रहा है। इन्होंने कहा, इनके लोगों ने कहा कि जो राम को लाए हैं, रामचरितमानस हिंदू समाज में सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथ है, जो हिंदुओं के घर घर में पढ़ा जाता है। उसमें तुलसीदास जी भगवान का संदर्भ लेते हुए लिखते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। इसका मतलब जो सृष्टि है वो भगवान की बनाई है और उन्होंने सबको पैदा किया है, सबको उपजाया है। पूरी सृष्टि को राम लाए हैं, हम सभी को राम लाए हैं।
फिर कोई ये कह दे कि जो राम को लाए हैं, तो एक ब्राह्मण होने के नाते, एक रामायण पढ़ने वाले होने के नाते, एक जानकारी रखने वाले होने के नाते मैंने देखा है, मेरे पिताजी भी स्टेट बैंक में थे, जब जाते थे 1 घंटा रामचरितमानस पढ़ते थे। प्रत्येक हिंदू राम का पुजारी है, राम का सम्मान करता है, राम की पूजा करता है, रामायण पढ़ता है। तो राम किसी की व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। और आपको दुख होता है जब आप इस तरह के स्टेटमेंट सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम लोग तो एक ऐसे परिवार से हैं जो आज़ादी की लड़ाई में 17 साल जेल में रहे। मैंने अभी बताया कि 3 मुसलमान उसमें शहीद हुए, और ये कह देना जाए नहीं मुसलमान देशद्रोही हैं, मुसलमान देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये निहायत असंगत बात है। मैं जब बड़ा छोटा था तो मुसलमानों से बड़े बढ़िया संबंध होते थे। आज उन संबंधों में थोड़ा बिखराव नज़र आ रहा है, थोड़ी दूरी नज़र आ रही है। ये राजनीतिक नेताओं के बयान के कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सरदारों ने और तमाम सारे लोगों ने, क्रिश्चियंस ने देश को आज़ाद कराया। महाराणा प्रताप थे, गुरु गोविंद सिंह थे, 10 गुरु, तमाम सारे मोहम्मदन के महान लोग थे जो कटे मरे। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि सन 20 से लेकर 47 तक जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई सत्य अहिंसा के सिद्धांत को लेकर चली, उसी ने अंततोगत्वा देश को आज़ाद कराया। रानी की झांसी लड़ी लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ, महाराणा प्रताप लड़े लेकिन देश आज़ाद नहीं हुआ। तो ये मान, और फिर गांधी जी को ये कह देना नहीं साहब उसमें तमाम लोग छूट गए, जो छूट गए वो बताएं, अपने प्रमाण दें। क्योंकि उस समय न तो सोशल मीडिया थी, न प्रेस था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे। आज से 100-200 साल पहले कुछ नहीं था। तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी का जो मूवमेंट था कवर ज़्यादा हुआ। लखीमपुर खीरी में भी आप देखिए करीब 265-270 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, 7 शहीद हुए, 3 ये हुए, 4 और हुए। लखीमपुर में तमाम लोग जेल गए। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए आज़ादी की लड़ाई में, महात्मा गांधी भी आए, चंदा मांगा दलित उत्थान के लिए, 29 रुपया उनको दिया भी गया। सुभाष चंद्र बोस आई, जवाहरलाल नेहरू 3 दिन रहे आज़ादी की लड़ाई में। तो एक ऐतिहासिक जनपद है। सभी मुसलमान भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, क्रिश्चियन भी हमारे हैं। ये बातें करने से तो अच्छी बात नहीं होगी। एक सामान्य वातावरण दुष्कर होगा, कठिन होगा, समस्याग्रस्त होगा। मेहताब साहब, क्या आपने जिस वातावरण का जिक्र कर रहे हैं अभी मिश्रा जी, क्या आपने उसे महसूस किया? क्या आपको लगा, आप भी बहुत साल से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कि यहाँ का जो ताना बाना है वो बिगड़ा? हमारे सीनियर जर्नलिस्ट साहब है, इनका एनालिसिस अच्छा है। जो इन्होंने कहा है उसमें कुछ सच्चाई तो है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑनेस्टी चाहिए, हर समाज को एक न्याय चाहिए, हर सोसाइटी में एक बैलेंस चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। अपने देश को जो मेन मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है कि जब से नोटबंदी हुई है उससे इंसान दिन पर दिन टूटता चला गया है। और एक मेजर पॉइंट व्हाट आई फील कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन खर्च दोगुने हो गए हैं। ये पॉलिसी समझ नहीं है मुझे। जो आदमी की जो इनकम थी वही है, खर्च डबल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो इस देश के देश प्रेमी हैं, सिंसियर लोग हैं, उनके दिमाग में एक दर्द है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और इसको बदलना चाहिए। हाँ, रशीद साहब, मुझे बताएं कि अभी ये बताया जा रहा है कि पिछली बार 8 सीटें आ गई थी भाजपा की, अब की बार लगता है कि कम से कम आधी सीटें तो हारेंगे, हो सकता है और भी ज़्यादा हार जाएं। क्यों ऐसा लग रहा है ज़मीन पे? जो पिछली बार जो चीज़ उनके लिए काम आई थी, क्या आपको लगता है सिर्फ आर्थिक मुद्दे, सिर्फ रोटी कपड़ा बिजली बैंक अकाउंट, इस सब का सवाल है या इसके अलावा भी कुछ और है? मैम बेसिकली क्योंकि सोशल सेक्टर में हम काम करते हैं तो लोगों से जब बात होती है तो बेसिक जो बात है वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ की बात है। हिजाब रो हो, ये रो हो, वो रो हो, इन सब चीज़ों से लोगों को ज़्यादा अब फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल रैंट्स हैं ये। लेकिन बेसिकली जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये सब सही है, वो सही है, वो शायद अफोर्डेबल है उनके लिए। एक इस माहौल में ज़िंदगी गुजारना, इस वजह से शायद उन लोगों को ये चीज़ें सही लग रही हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला था, उसके बच्चों को मैंने खुद देखा है मैम कि वो लकड़ी इकट्ठा करके अपने घर की रोटी सेक रहे हैं और खाना बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये सिलेंडर महंगा हो गया, एक बार तो मिल गया लेकिन महंगा हो गया। मैम, मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ही अनअफोर्डेबल हो गई। 60 रुपये 70 रुपये का कड़वा तेल मिलता था, मस्टर्ड ऑयल खाना पकाने के लिए वो 200 रुपये का मिलता है। देसी घी के दाम का हो गया बिल्कुल। अब देसी घी के दाम का हो गया है। अच्छा, मुझे बताइए कि आप स्कूल चलाते हैं तो आप बहुत नज़दीक से समाज को देखते हैं। आप न सिर्फ के स्टूडेंट से बात करते होंगे, उनके पेरेंट्स से भी बात करते होंगे। क्या बदलाव आपने देखा? कोविड के दो साल भी गुजार के आप आए, स्कूल बंद रहा होगा ज़्यादातर। मुझे बताएं कि आप ज़मीनी स्तर पर कैसे बदलता हुआ देखा आपने? मैम, ये जो लॉकडाउन लगा और उसके बाद जो सेकेंड वेव के बाद जो जैसे ये चीज़ें बदली, तो
एक चीज़ तो होती है पॉलिसी फेलियर और एक होता है पूरा सिस्टम फेलियर। तो वो सिस्टम फेलियर मुझे नज़र आया, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे वो पूरा सिस्टम फेलियर नज़र आया। लखीमपुर में पता नहीं कब से बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे प्लेटलेट एक्सट्रैक्टर नहीं है, यहाँ पे जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो नहीं है। बेसिक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है या कौन विधायक बनेगा कौन नहीं बनेगा। लोगों की जो नेसेसिटी है वो उनकी बेसिक नीड्स हैं। लोगों को याद है ये सब? याद तो है, बताएं ना दिखाएं ना, लेकिन जता देंगे। क्योंकि इस समय जो जैसे सब बोलते हैं, और ये रियलिटी, ये फैक्ट है कि अब जनता चुनाव लड़ रही है। किसी भी तरह के पॉलिटिकल रैंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आदमी वही करेगा जो उसको ठीक लगेगा, उसके लिए ठीक होगा, उसके शहर के लिए ठीक होगा, उसकी फैमिली के लिए ठीक होगा, उसके मुल्क के लिए ठीक होगा वही। जब से मैं लखनऊ आई हूँ बार बार जिस बात को सुन रही हूँ वो ये कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। और ये बात देखिए कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक महफिल में सुनी हो, दूसरी जगह सुनी हो, हर तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि ये जनता चुनाव लड़ रही है। ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है जो लोग बोल रहे हैं। देखते हैं इसका कितना असर होता है। वीके सिंह जी, मुझे बताइए कि जिस तरह से बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, यानी लोगों की जो जान का चला जाना छोटा मुद्दा है, लोगों का बेहाल हो जाना बहुत छोटा मुद्दा है, स्कूल कॉलेजेस बंद होना बहुत छोटा मुद्दा है, सरकार के दिए गए राशन पे पल लेना लोगों का छोटा मुद्दा है। लेकिन बड़े मुद्दे हैं हिजाब। बड़ा मुद्दा है कि जो 15 साल की लड़की है वो हिजाब पहन के स्कूल जाएगी या बिना हिजाब के स्कूल जाएगी। मुद्दा ये नहीं है कि वो स्कूल जाएगी या नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में क्या लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं? ये तो राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है इसका, और ये तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ड्रेस को जो है पहन के जा सकता है। ये उसका लोक जो है, ये उसकी आज़ादी है। ये देश ने जो है आज़ादी दी है उसकी कि कोई भी परिधान पहन सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो है वो हिजाब पे बैन लगाया जाए। ये हम समझते हैं कि वो नहीं। क्या चर्चा हो रही है? क्या लोग सोच रहे हैं कि ये कोई मुद्दा है यहाँ? नहीं, वो उसको जो वर्तमान जो सरकार है देश की या प्रदेश की, वो इस इशू बना रही है कि कैसे किस तरीके से हमको जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और सुरक्षा है, ये चाहिए किसी भी व्यक्ति को। इससे हटा करके जो है इस मुद्दे पे ला करके वो डाइवर्ट करना चाहती है कि ये जो रोज़गार नहीं दे सकी। तो डाइवर्ट हो रहे हैं लोग। अब ये तो लेकिन असर नहीं दिखाई देता, इसका असर नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी भी लोग जान रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। ये मेन व्यक्ति की जो है ज़रूरत है। इसके पर अगर हट के कोई करेगा तो वो उसके अनावश्यक है उसके लिए। रितेश जी, देखिए, एक आदर्श समाज में होना ये चाहिए कि जो रोटी कपड़ा और आर्थिक मुद्दे हैं उन पर ही चुनाव होना चाहिए। भारत का दुर्भाग्य है कि हम आज भी 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन बहुत ही, मैं कहूँगी 15वीं सदी का भी इशू नहीं है जो चल रहा है, धार्मिक विभाजन। कि देखिए, चलिए हम योगी मोदी को वोट करेंगे, कम से कम मुसलमान तो अनुशासित हो रहा है। अनुशासित इन्वर्टेड कॉमास में कहना चाहती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, फलां चीज़ तो हो रही है, मंदिर तो बन रहा है, बच्चा भूखा मर रहा है, कोई बात नहीं है, स्कूल नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, कोरोना में परिवार के लोग मर गए, कोई बात नहीं है। मैं बाकायदा ऐसे लोगों से मिल के आई हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने कहा कि 500 रुपये का लीटर का हम खरीद लेंगे तेल, जिन्होंने बोला कि घर में चूल्हा नहीं जलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लेकर आएंगे उनको। देखिए, आप कुछ एक तबका है बीजेपी के, कुछ एक युवा जो इस तरीके का बयान कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो है इस चीज़ से कोई उसका फ़र्क पड़ेगा। ऐसा तबका यहाँ नहीं है लखीमपुर में, कम से कम? ना ना, बिल्कुल नहीं। तो फिर पिछली बार 8 सीटें कैसे दी आपने? नहीं, पिछली बार तो मोदी फ्लो में गया है। पिछली बार भाजपा की लहर थी जो, और आज तक का जो इससे पहले सरकारें आई थीं वो समाजवादी पार्टी की आई, मायावती की आई, फिर समाजवादी पार्टी की आई। तो जनता ने इनको मौका दिया जिस पे ये खरे नहीं उतरे, और कहीं ना कहीं विधायकों का जनता से टच नहीं हो पाया। उनको जो मिला, विकास चाहती थी जनता, चाहती थी, उनसे उम्मीदें थीं, उस पर वो नहीं उतरे। तो ये मुझे बताइए कि क्या हमें कोई स्पष्टता मिल पा रही है कि ये आर्थिक मुद्दों पे चुनाव हो रहा है या जो भाजपा का कम्युनल एजेंडा है उससे परेशान हो गए लोग? नहीं, एजेंडा तो जिस हिसाब से होना चाहिए वो एजेंडा वो दे नहीं रहे हैं। मंदिर आप बनाएं, अच्छी बात है, मस्जिद बनाएं, अच्छी बात है, हर धर्म का हर आप वो बनाएं,
लेकिन वो चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए। यानी मंदिर बनने के लिए सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा, अगर आप एक आदमी को शिक्षा अच्छी देंगे, रोज़गार दे देंगे, तो रोज़गार उसको मिल जाएगा, तो वो उसी से कर जाएगा। ये मुफ्त का राशन और इसका उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है मिश्रा जी, मुझे बताइए कि बहुत अहम बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पिछले बहुत सारे चुनाव यहाँ पर देखे हैं। मैं इसमें क्लैरिटी, एक स्पष्टता यहाँ पर आके ये लेना चाहती हूँ कि दो तरह से चुनाव को देखा जा रहा है। पहली बात है कि मुद्दों की राजनीति, कि चलिए कम्युनल पॉलिटिक्स हुई, उससे लोगों को परेशानी है। हिंदुत्व के मुद्दे से भी जो लोग पसंद भी करते थे वो भी ऊब गए हैं कि बहुत हो गया है अब। बाकी वो लोग जो कि इसके शिकार हो रहे हैं उनकी बात तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये एक तरह से पिछड़ों के चुनाव का मुद्दा हो गया है कि पिछले 5 साल में उनको काफ़ी परेशानियाँ सहनी पड़ी और एक तरह से बहुत ही उच्च जातियों का एक राज चला। क्या आपको लगता है कि ये फिर वही कमंडल वाली पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है? क्या ये कास्ट पॉलिटिक्स हो गई है? ये मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है, अब इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सभी ने देखा कि जो दूसरी लहर आई, 40-40 हज़ार रुपये की ऑक्सीजन लखीमपुर में लोगों ने खरीदी। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवा नहीं थी, नर्सिंग होम बंद थे, लोग मर रहे थे। उस समय कोई जनप्रतिनिधि सत्तारूढ़ दल का दिखाई नहीं पड़ा। कुछ जनता के आदमियों ने सिलेंडर ज़रूर बांटे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो घर पे बैठे रहे। तो जनता इसको भूली नहीं है। लखीमपुर खीरी के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर मोदी सरकार के पहले सरकार थी, तो यहाँ सांसद ने 2 GGIC और 2 ITI लाए और उसका 30 करोड़ रुपया वहाँ से बजट भी ले लिया। 30 करोड़ रुपया निकल भी गया, 4 भवन भी बन गए। बड़े अफसोस की बात है वो भवन आज भी वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि वो MP अपोजिशन का था, इसलिए उस भवन में आज तक प्लास्टर भी नहीं हुआ। यहाँ एक मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बना, इसमें 350 करोड़ रुपया लगा, वो भी चूँकि विपक्ष के समय का बना है, वो भी ऐसे ही पड़ा है, वो नहीं चल पाया। जनता इसको देख रही है। आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अस्पताल में आपके पास दवा नहीं है, अस्पताल में पानी भरा हुआ है, अस्पताल में डॉक्टरों का चलना मुश्किल है। कल ही मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, इस समय अभी पानी बरसा 1-2 दिन पहले, तो उसमें चलना मुश्किल हो जाता है। आपने स्कूल बंद कर दिए, रैली अलाउ कर दी, आपने बड़े बड़े इलेक्शन कर दिए, बंगाल में कर दिया, हर जगह कर दिया, लेकिन बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। बच्चे पढ़ना भूल गए, बच्चे आराम करने लगे। और सबसे ज़्यादा कमज़ोर समाजों के जो बच्चे हैं उनके तो बिल्कुल भविष्य ही ख़राब हो गया। हाँ, तो ये एक ऐसी दिक्कतें थी। लखीमपुर खीरी के संदर्भ में कह दूँ, यहाँ तो ना तो गुर्दे का इलाज है, ना हार्ट का इलाज है, बाहर जाना पड़ता है इसके लिए। ना लीवर का इलाज है, आँत फट जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो हम लोग बड़ा प्रयास किया यहाँ की जनता ने। जब यहाँ राम नायक जी गवर्नर थे, अखिलेश यादव जी को लिखा यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट पोस्ट किया जाए, उन्हें बाकायदा एक लेटर लिखा मुख्यमंत्री को, लेकिन रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। 50 लाख आबादी का शहर, और किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसका मरना निश्चित है, क्योंकि यहाँ से रेफ़र किया जाता है। डॉक्टर हार्ट अटैक में रेस्ट बताते हैं, यहाँ हार्ट अटैक में रेफ़र किया जाता है। अजीब गरीब मुद्दा है। आपका अगर कन्नौज में हार्ट अटैक होगा तो डॉक्टर हैं, गोरखपुर होगा तो डॉक्टर हैं, लखनऊ होगा तो डॉक्टर हैं, नोएडा होगा तो डॉक्टर हैं। तो क्या भारतीय संविधान से हम गवर्न नहीं होते? क्या भारतीय संविधान का प्रोटेक्शन हमको नहीं है? क्या भारतीय संविधान से केवल यही कुछ जिले गवर्न होते हैं? ये नियम होना चाहिए कि हर ज़िले में कम से कम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें तत्काल मौत होती है, उनका डॉक्टर तैनात किया जाए। और 75 साल बाद ये न होना त्रासदी का विषय है। विषय इसलिए है कि जनता दूसरे मुद्दों में उलझा के उसमें आकर के वोट दे देती है और अपने जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भूल जाती है। उम्मीद हम ये करते हैं कि जो आप बातें कह रहे हैं लोग इन्हीं पर वोट डालेंगे, ना कि जो उनकी कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशंस हैं उन पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो कुछ तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा इस बहस के बाद से कि जो लखीमपुर हैं, लखीमपुर जो ज़िला है उसके अपने मुद्दे क्या हैं। साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो राज्य के स्तर पर जो मुद्दे बताए जा रहे हैं वो उन मुद्दों का लखीमपुर पर क्या असर पड़ रहा है, या राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे दिख रहे हैं क्या उससे स्थानीय चुनाव प्रभावित होता है या नहीं। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।